तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचर्स की दुनिया में जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम टीएस गेरेवाल के क्वेश्चन कर रहे थे और चैप्टर 2 के। ठीक है? तो हमने कुछ हॉट्स क्वेश्चन देख लिए थे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस देख लिए थे और ये कुछ 20 के अराउंड क्वेश्चंस थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हमें चालू करने थे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलो चालू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिना कोई देरी करे। चलो देखते हैं। देखो अभी अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से कर लिए, प्यार से कर लिए। तो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी शुरुआत से कॉन्सेप्ट के बाद एनसीईआरटी की, तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल गई होगी कॉन्सेप्ट्स की। तो अब क्या करूँगा मैं देखो इस चैप्टर में थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा प्रोसेस को कि थोड़े क्वेश्चन जल्दी ख़त्म हों। ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर में थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा है और ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो ज़्यादा इन पे इतनी इतनी मतलब वेटेज तो है, बट इतना टाइम देने का वर्थ इट नहीं है। हम सीधा अकाउंटिंग सीखेंगे ना यार, थ्योरेटिकल ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो ठीक है, हमें थ्योरी भी आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, बट मेन तो हमें क्वेश्चंस करने हैं ना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अभी थोड़ा सा मैं स्पीड अप करूंगा प्रोसेस को। ठीक है? तो अब देखते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड कंसिडरिंग देम टू बी अ सिंगल एंटिटी। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, देखो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, वही मुझे सिर्फ पैसों की आवाज़ सुनाई देती है, वही कॉन्सेप्ट बोल रहा है जो मैंने एग्जांपल दिया था। ऑल द ट्रांजैक्शन आर इवेंट्स, ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल की बात कर रहा है, ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो ये यहाँ क्या कह रहा है, ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच कैन बी एस्टिमेटेड, कैन बी एस्टिमेटेड, यहाँ एस्टिमेशन की बात कर रहा है और यहाँ कह रहा है जो कि हम मेजर कर पाएँ, जो कि मेजर कर पाएँ, एक्चुअल में मेजर कर लें वो। ये कैन बी एस्टिमेटेड कह रहा है और कैन बी मेजर्ड, ये हम उसको मनी टर्म्स में वैल्यू कर पाएँ। तो सबसे मतलब करेक्ट आंसर आंसर जो है वो है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कौन सा कहता है, वही जो आपका हाथ पकड़ लेता है कि आप फेयर वैल्यू पे दिखा रहे हो, तो वो कहता है कि जितने का खरीदा था सिर्फ उतने पे ही रिकॉर्ड करने दूंगा। ठीक है, देखते हैं, एसेट्स आर शोन इन द बुक्स एट प्राइस एट विच इट वॉज परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही, मतलब ये कह रहा है जितने का खरीदा उतने पे रिकॉर्ड करने दूंगा, प्लस उसमें कोई अगर इम्प्रूवमेंट में खर्चा किया, मान लो आपने एक एसेट 100 रुपये की खरीदी थी, कोई बिल्डिंग थी, उसमें आपने रिपेयरिंग करा दी, रिपेयरिंग का खर्चा 10 रुपये और कर दिया, माइनस उस पर डेप्रिसिएशन 5 रुपये लग गया, तो आपकी वैल्यू तो नेट आएगी ना, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेट वैल्यू आएगी। तो ये वही कह रहा है कि एसेट प्लस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट मतलब उस पर रिपेयर के खर्चे, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही, जो मैंने आपको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बता रखा है कि वेयर एंड टेयर पे लगता है, कोई टाइम वैल्यू के साथ अगर कोई चीज डेप्रिशिएट होती है तो उस पर लगता है। तो ठीक है, एसेट शोन इन द बुक्स एट अ प्राइस इट वाज परचेज्ड। ठीक है, परचेज होता है, परचेज प्राइस देते हैं, बट इसके साथ हम इन दो की भी एडजस्टमेंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये सही है, ये भी सही है, बट ये अभी अधूरा सच है, तो इसके लिए काट देते हैं। एसेट आर शोन इन द बुक्स एट अ प्राइस इट वाज परचेज प्लस इम्प्रूवमेंट, ना इसमें डेप्रिसिएशन नहीं बोला। एसेट आर शोन इन द बुक्स एट अ प्राइस परचेज द मार्केट वैल्यू विच इज लोअर, ना ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन हुआ ए सही, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अगला देखते हैं, a concept that a business enterprise will not be sold or liquidated in the near future is known as, देखो ये तो हमारे खून में घुस गया अभी, गोइंग कंसर्न, इसको तो मैं बता बता के थक गया हूँ।
ये तो हमारे खून में घुस गया है एकदम, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट तो। फिफ्थ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट, transaction and events are recorded in the books at the time of their settlement in cash। ठीक है। नेक्स्ट, transaction and event are recorded in transaction and event are recorded in books at the time when they actually entered। देखो ये क्या कह रहा है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, वही होता है जिसमें हम कैश को देखते भी नहीं, आंख बंद कर लेते कैश की, उसमें हमें सिर्फ इससे मतलब होता है कि क्या ट्रांजैक्शन हो गई है, तो ये वही कह रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन, इसका पॉइंट यही सही है कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट रिकॉर्डेड जब एट द टाइम व्हेन दे एक्चुअली एंटर इनटू, एक्चुअली एंटर हो गई ना, यहाँ पर ये सेटलमेंट की बात कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं, तो एक्चुअली जब एंटर हुई तब हमें रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ द कंसिस्टेंसी, accounting policies and practices once adopted should be consistently followed। ठीक है, बिल्कुल सही बात कर रहा है कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी वंस अडॉप्ट कर लिया आपने, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी मे बी चेंज एज पर द मैनेजमेंट डिसीजन। देखो सही ये भी है, सही ये भी है, डिसीजन चेंज हो सकता है, बट ये अभी कन्वेंशन ऑफ द कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है। ये कह रहा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो वो तो अभी तक यही कहता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसी अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज ना, ये बिल्कुल गलत, चेंज तो हम कर सकते हैं बट हमें बताना पड़ेगा नोट्स में। तो ठीक है, अभी तक यही ठीक है, यही कॉन्सेप्ट ठीक है, यही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अ बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग, ये भाई साहब इतनी बार पूछोगे गोइंग कंसर्न, एंड इनडेफिनाइट लाइफ, कि ये चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, मतलब मालिक, इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर, क्रेडिटर बन जाता है वो एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, मतलब कितने, मतलब ऐसा कौन सा बिजनेस है जो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि मालिक अलग है और हमारा बिजनेस अलग है। बताओ भाई बताओ, सोचो सोचो सोचो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सिंपल, बहुत ही सिंपल, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हो, आंख बंद करके भी अब आप जवाब दोगे आपको, क्योंकि इतने इतने अच्छे तरीके से मैंने घोट के पिला दिए ये कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन डिटरमाइनिंग द नेट इनकम फ्रॉम द बिजनेस, ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। मतलब वही कह रहा है कि ऐसे कौन सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस साल का खर्चा है उस साल की इनकम से नेट ऑफ करके दिखाओ और इधर उधर खर्चों को मत लेके जाओ। मैचिंग कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टेंथ पे आते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। देखो मैंने आपको कहा था समझदारी, समझदारी कहाँ पर होती है कि आप वो दिखाओ जो कि सही ट्रू एंड फेयर व्यू दे यूजर्स को। तो समझदारी इसी में है कि आप देखो, अच्छा इसमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा, तो इसमें हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की जगह हम कंजर्वेटिज्म भी कह सकते हैं कि अ, इसमें हम कंजर्वेटिज्म भी कह सकते हैं कि हम कंजर्वेटिव सोच रख रहे हैं, हम पुराने ख्यालों की सोच रख रहे हैं कि भैया कि जो जितना मतलब कंजर्वेटिव सोच है कि हम खर्चे को एंटिसिपेट नहीं कर रहे, खर्चे को एंटिसिपेट कर रहे हैं और इनकम्स को एंटिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग ऑल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एंटिटी accounting produces financial statement in accordance with which of the फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है कि वही कि गोइंग कंसर्न की रेस में थोड़ा सा रुको और पीछे देखो, वही कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया हमें अपनी जो अकाउंटिंग लाइफ है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, आगे देखते हैं, एक्स लिमिटेड फॉलोज रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर
ड्यू टू किस कॉन्सेप्ट की वजह से? एक्स 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 जो लिमिटेड है वो एक ही सेम अकाउंटिंग एस्टिमेट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर रही है ईयर आफ्टर ईयर। तो वो कौन सा मेथड की वजह से यूज़ कर रही है भाई? कंसिस्टेंसी। आंख बंद करके भी बता सकते हैं हम तो। कंसिस्टेंसी। इतने आसान आसान, देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है आपके लिए। द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट, देखते हैं अब ये क्या कह रहा है। ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड प्रोस्पेक्टिव लॉसेज, ये कह रहा है कि कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि अकाउंट में किसको लेना चाहिए, ऑल प्रॉफिट और ऑल लॉसेस को? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑल प्रॉफिट्स लीव्स आउट लॉसेस, मतलब प्रॉफिट्स को ले लो, लॉसेस को छोड़ दो, बिल्कुल गलत। ऑल लॉसेस बट लीव्स आउट प्रॉफिट, हाँ ये एकदम ठीक है, बिल्कुल सही है कि आप लॉस को एंटिसिपेट करो और प्रॉफिट्स को आप इग्नोर करो, जब होगा तब देखेंगे। ठीक है। अब देखो ये आईएसबी आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें आपके ज़्यादा इसमें है नहीं इसके बारे में आपके कोर्स में, बट ये टीएस गेरेवाल में थोड़ा सा बता रखा है कि आईएसबी होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये आईएएस इशू करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये एसआईसी भी वो करता है कमिटी। ये एसआईसी एक तरह की कमेटी है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरप्रिटेट करने की कमेटी है, कि वो मतलब उसको बनाती है, एक तरह से समझ सकते हो आप। तो आईएसबी अपॉन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस है अडॉप्टेड। तो ये अडॉप्ट जब ये बनी तो इसने ये वाले आईएएस एंड एसआईसी को अडॉप्ट किया, मतलब ये पहले से बने हुए थे, हमने अडॉप्ट कर लिए इन्होंने। ठीक है, अगला देखते हैं आईएफआरएस आर। देखो आईएफआरएस क्या है? आईएफआरएस मैंने आपको बताया था, वो सलमान खान है। सलमान खान कौन था? सलमान खान हमारे इंडियस थे ना, सलमान खान। एएस हमारे कौन थे? एएस हमारे नागिन, सॉरी, सलमान खान कौन था? हमारे एएस थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे। नागिन कौन था? हमारे इंडियस थे, जो कि रूप बदल लेते थे, फेयर वैल्यू के हिसाब से बोलने लग जाते थे कि हाँ फेयर वैल्यू पे दिखाओ, सही है एकदम। तो जो और इंडियस हम कहाँ से कॉपी करके लाए? आईएफआरएस से। तो आईएफआरएस भी नागिन थे, वो बड़े नागिन थे। देखो ये कह रहा है आईएफआरएस आर रूल बेस्ड बिल्कुल नहीं। रूल बेस्ड तो कौन हुआ? सलमान खान हुआ रूल बेस्ड तो, कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी वो मैं अपने आप क्यों नहीं सुनता है, तो ये सलमान खान तो बिल्कुल नहीं है आईएफआरएस। प्रिंसिपल बेस्ड नागिन, ये नागिन नागिन है, तो ये प्रिंसिपल बेस्ड है हमारे आईएफआरएस। आगे बात करते हैं, आईएफआरएस आर बेस्ड ऑन, क्या वो फॉलो करते हैं? आईएफआरएस क्या फॉलो करता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू, बोथ हिस्टोरिकल एंड फेयर वैल्यू। भाई फेयर वैल्यू जाहिर सी बात है, नागिन है ना वो तो नागिन है। हिस्टोरिकल कॉस्ट तो हमारे एस करते हैं, मतलब सलमान खान कहता है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी वो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता फिर, तो वो तो सलमान खान की बात है, और सलमान खान है हमारा एस।